हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बात करेंगे। एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में किस तरह से फंक्शन करते हैं या एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ हमें जो है इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़नी है कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, किस तरह से उसको बैलेंस करते हैं ताकि जब नीड होती है, जब वो रिएक्शन होती है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो बेसिकली एंजाइम एक्शन जो है वो डिपेंड करता है एंजाइम की नेचर के ऊपर और सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट जिसे अपन कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का जो रॉ मटेरियल रहता है, यानी जिससे प्रोडक्ट हमें बनाने होते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं यहाँ पर। तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशिएशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड द रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस बाय डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ है वो सारा खेल एक्टिवेशन एनर्जी का ही है। अब थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी को मैं आपको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में बता देता हूँ। आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है AB, है ना, उसकी रिएक्शन हो रही है CD से। AB और CD की आपको केमिकल रिएक्शन करवानी है, या इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा, AB के बीच में जो बॉन्ड होगा और CD के बीच में भी जो बॉन्ड होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, यानी कि B इस जगह पे जाएगा और B इस जगह पे जाएगा और D इस जगह पे जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ एंजाइम यहाँ पर होगा। फिर क्या प्रोडक्ट आपके बनेंगे, AD प्लस CB। तो इस तरह से AD और CB आपके ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसको हम सबस्ट्रेक्ट कहेंगे और इसको हम, तो ये इन रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है और इन बॉन्ड को न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यानी केमिकल रिएक्शन की का मतलब जो होता है, ओल्ड बॉन्ड्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। जानते हो आप, ये 9th क्लास में सिखा दी थी मैंने कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसी से जो है नए प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली A, B और CD रिएक्शन करते हैं तो उसको जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, यानी इन बॉन्ड को तोड़कर न्यू बॉन्ड बनाने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नेम से जानते हैं। यानी कि आपको ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा और इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है मैंने, और ग्राफ प्लॉट किया है। तो आपने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाने के लिए इतनी एनर्जी उसको दी, यानी इतनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ी, जब जाके वो आपके प्रोडक्ट यहाँ पर बने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, और इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नेम से जानते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, या नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट लेते हैं, उनको गर्म करते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। समझिए, रिएक्टेंट आप लेते हैं, उनको थोड़ा सा हीट दी जाती है या किसी भी तरह से एनर्जी दी जाती है, उनके बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं और प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। तो ये जो एनर्जी जिस फॉर्म में भी आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में या लाइट एनर्जी की फॉर्म में या किसी भी टेम्परेचर की फॉर्म में, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के नेम से जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या काम करता है। अब अगर आप एंजाइम डाल देते हो तो क्या होता है, एंजाइम डालने के बाद में ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। पहले एक्टिवेशन एनर्जी डबल थी। अब जैसे आपने यहाँ पर एंजाइम का यूज़ किया है, यानी इन दोनों के साथ यहाँ पर एंजाइम और लगा दिया आपने, तो एंजाइम क्या हुआ, एंजाइम ने कम एक्टिवेशन एनर्जी में, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी
की ज़रूरत तो फिर भी पड़ेगी, लेकिन कम एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में आपके प्रोडक्ट बन गए और एंजाइम आपको फिर से वैसा का वैसा ही आपको वापस से मिल गया। एंजाइम की फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मल वे में मैं समझाऊँ आपको कि जैसे ए बी और सी डी को जो है इधर की तरफ जाना है, ये पहाड़ है, कोई माउंटेन है, माउंटेन को पार करके जाना है, तो ये ए बी सी डी यहाँ से इसके ऊपर चढ़ेगा, बहुत सारी एनर्जी खर्च होगी, थक हार के चूर होके जब जाके इधर की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को एक गाइड मिल जाता है जो एंजाइम होता है, और वो गाइड क्या करता है, एक सुरंग होती है, उस सुरंग से लेके ये पहाड़ के बीच में सुरंग होती है, वो गाइड को पता होती है और किसी को तो पता है नहीं। आप जाओगे अनजान हो तो आपको तो पहाड़ को कूद के जाना पड़ेगा, इतनी सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको गाइड मिल गया यहाँ, तो आप क्या करोगे, सुरंग के बीच में से छोटे से रास्ते से निकल के तुरंत पहुँच जाओगे उधर। तो एंजाइम यही काम करता है कि कम एनर्जी खर्च करके और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देता है, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का काम कर देता है, ठीक है। और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी रिएक्शंस जो होती है, या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हो फिक्स होता है। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है वो इसी टेम्परेचर पे होती है, चाहे कोई सी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो। न तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, नहीं घट सकता है, टेम्परेचर दोनों ही कंडीशन में इतना ही रहता है। अगर बढ़ता है घटता है तो फिर वो जो है सिक की कैटेगरी में आता है, बीमार हो जाता है मतलब वो। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, और इस वजह से इतने सारे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो इन सारी रिएक्शन को इस टेम्परेचर पर कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी या एंजाइम किस तरह से रिएक्टेंट करता है वही है। और ये एंजाइम जिस तरह से काम करता है, आपने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी कैटलिस्ट ये काम करता है। कैटलिस्ट का यही फंक्शन होता है कि वो इस एनर्जी को किस तरह से, मतलब इस एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से रिड्यूस करता है, किस तरह से कम करता है। कम टेम्परेचर में ही जो है आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ एंजाइम एक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, द एंजाइम एक्शन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग मैनर। इस एंजाइम एक्शन जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर होता है, और जिसे हम अलग अलग तरीके से यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ESP, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले सब्सट्रेट एंजाइम से जुड़ता है और जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है कि एंजाइम और सब्सट्रेट मतलब रिएक्टेंट, एंजाइम और रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, और इस जुड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर बाद में एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाते हैं। देन द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ ऑल एंजाइम कंबाइंड विद द सब्सट्रेट। फॉर एंजाइम एक्शन ऑल एंजाइम कंबाइंड विद द सब्सट्रेट से जुड़ते हैं टू फॉर्म द अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए कॉल्ड एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, एंजाइम सब्सट्रेट से जुड़ता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों यहाँ पर का फॉर्मेशन यहाँ पर दोनों का होता है। तो देखिए, ये एंजाइम में मान लीजिए सबसेट इसके कम्प्लीमेंट्री होता है। ये यहाँ पर एक्टिव साइट होती है, ये जो स्पेशल रीजन्स बना रखे हैं वो एक्टिव साइट है। तो सब एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है, सबसेट के ऊपर जो स्पेशल टाइप की जो रिएक्टिव साइट होती है उसके कम्प्लीमेंट्री होती है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसी को एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में एंजाइम फिर से आपको वैसा का वैसा मिल जाता है, और ये प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। इस तरह से दो पार्ट में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, या कभी कभी दो छोटे होते हैं तो उनको जोड़कर बड़ा बना दिया जाता है। तो इस तरह से एंजाइम अपना फंक्शन कर देता है। ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम सम स्पेसिफिक साइट्स प्रेजेंट विच इज़ द सब्सट्रेट substrate attached
दो साइट कॉल्ड द एक्टिव साइट। तो स्पेशल टाइप की स्पेसिफिक साइट वहाँ पर प्रेजेंट होती है और उस स्पेसिफिक टाइप की जो साइट होती है उसको हम एक्टिवेट साइट के नेम से जानते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग थ्योरीज। कुछ थ्योरीज होती है जिनके द्वारा इसको हम समझा सकते हैं। फर्स्ट है लॉक की थ्योरी। This theory was postulated by the एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वन लॉक कैन बी ओपनड बाय इट्स की। तो ये थ्योरी जो है लॉक और की थ्योरी के तरह होती है कि जिस तरह से एक स्पेशल की एक स्पेशल लॉक को खोल सकती है, उसी तरह से एक स्पेशल एंजाइम एक स्पेशल सब्सट्रेट को ही प्रोडक्ट में बदल सकता है। यानी स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लॉक की थ्योरी के द्वारा जो है बताई गई कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वन लॉक कैन बी ओपनड बाय इट्स की ओनली। एक लॉक जो होता है उसकी की से ओपन होता है। सिमिलरली अ सब्सट्रेट कैन बी अटैच विद अ एंजाइम। एक सब्सट्रेट जो होता है वो एक एंजाइम से अटैच होता है एंड चेंज इन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये की है जिसको हम एंजाइम मान लेते हैं, ये लॉक है सब्सट्रेट है मान लेते हैं। ये इसकी प्रेजेंस में एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ESC का फॉर्मेशन हो गया, और फिर इससे एंजाइम वापस से अलग हो गया और प्रोडक्ट जो है आपके बन गए, यानी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरह से केमिकल रिएक्शन इसमें कंप्लीट होती है। अब दूसरा अपन बात करते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी। देखिए कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कि इससे पहले वाली जो लॉक थ्योरी थी उसमें कहा था कि जो एक्टिव साइट होती है वो फिक्स होती है, लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्च की कि जो एक्टिव साइट होती है बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, वो थोड़ी सी उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन बाद में सब्सट्रेट के हिसाब से जो है वो अपने आप को चेंज कर लेती है, और इसी को इंड्यूस फिट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इट इज़ प्रपोज बाय द कोसलैंड साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ नॉट रिजिड। जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती है, एंड एक्टिव साइट आर नॉट कम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल उसके कम्प्लीमेंट्री भी नहीं होती है, कम्प्लीमेंट्री टू सब्सट्रेट। बट एज सुन एज सब्सट्रेट कम टू कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम, जैसे ही वो एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आता है सब्सट्रेट, द एक्टिवेशन साइट चेंज एंड बिकम complementary to the enzyme, so it is called induced fit theory when the substrates convert into the product। तो देखिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो इस तरह से होती है, यानी कि रिजिड नहीं होती है, और जैसे ही सबस्ट्रेट वहाँ आके जुड़ता है तो ये बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री हो जाती है और एंजाइम जो है सबस्ट्रेट में जुड़ जाता है इस तरह से। और एंजाइम सबस्ट्रेट में जुड़ने पर फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं और एंजाइम वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिव साइट है वो प्रोडक्ट की प्रेजेंस में इंड्यूस होती है और इंड्यूस होकर फिर ये नेक्स्ट फॉर्म में ये बदलती है। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज है यहाँ पर जिसके बेस पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सब्सट्रेट पर एंजाइम रिएक्ट करता है या सब्सट्रेट एंजाइम आपस में किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अब ये डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर, ये उसी से रिलेटेड है कि एंजाइम जब सब्सट्रेट से जुड़ता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एंजाइम क्या करता है जो मैंने आपको समझाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रिएक्शन जो है उस फिक्स टेम्परेचर पर कंप्लीट हो जाए। In the chemical reaction, the energy is released but not initiate.
एनर्जी रिलीज होती है, पर बट नॉट टू इनिशिएट दोज रिएक्शंस एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब रिएक्शन होती है तो उसके लिए कुछ न कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है या कुछ न कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जिसकी नीड वहाँ पर होती है तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के नेम से जानते हैं। एंजाइम हैव स्पेशली दैट दे कैन बी रिड्यूस द energy required for the activation of substrate molecule, so the substrate convert into the product at normal temperature। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो रिड्यूस कर देता है और उस नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो किस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की अपन कल बात करेंगे।